तारीख थी 21 नवंबर 1963। अमेरिका के सबसे युवा राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी यानी कि JFK अपनी पत्नी जैकलिन कैनेडी और बच्चों के साथ टेक्सास पहुंचे थे। ये दौरा 2 दिनों का होने वाला था और एक तरह से जॉन एफ कैनेडी के 1964 चुनाव की कैंपेन की लॉन्चिंग भी इसी दौरे से होने वाली थी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का सबसे युवा राष्ट्रपति, अमेरिका का वो राष्ट्रपति जिसे टेलीविजन प्रेसिडेंट कहा जाता था क्योंकि टीवी की वजह से वो जीत पाए थे, और एक ऐसा राष्ट्रपति जिसकी इमेज एक फैमिली प्रेसिडेंट की रही। टेक्सास के इस दौरे से हर कोई खुश था, लेकिन शायद ये किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये किसी को मालूम नहीं था कि जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश और अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, वो एक हमले का शिकार हो जाएगा और इस तरह दुनिया को अलविदा कहेगा। अपनी इस वीडियो में हम अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े कुछ किस्सों पर बात करेंगे। आखिर क्यों कैनेडी को मारा गया, वो अमेरिका में इतने पॉपुलर क्यों थे, कैनेडी के वो कौन से फैसले थे जिनकी वजह से वो एक अमेरिकी सैनिक के ही निशाने पर आ गए थे, और आखिर उस दिन क्या हुआ था। शुरू करते हैं आज की ये कहानी के पहले हिस्से में आपको उस दिन में लिए चलते हैं जो कैनेडी का आखिरी दिन साबित हुआ था। 21 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी और उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के साथ टेक्सास पहुंचे थे। कैनेडी का ये दौरा कई नजरियों से खास और ज़रूरी था क्योंकि कैनेडी 2 साल बाद होने वाले चुनाव में दोबारा खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उसके लिए टेक्सास राज्य को जीतना बेहद ज़रूरी था जहां पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। इसके अलावा कैनेडी ने बतौर राष्ट्रपति शुरुआती 2 साल में जो फैसले लिए थे, टेक्सास में उनका काफ़ी विरोध हो रहा था। ऐसे में माना यह जा रहा था कि कैनेडी इस दौरे से अपने राज्य को मना लेंगे और लोगों से फिर से मना लेंगे। खैर, इन बातों के बीच कैनेडी टेक्सास पहुंचे, वहां रुके और कुछ कार्यक्रम रैली में हिस्सा भी लिया। अब दूसरे दिन की बात करते हैं जिस दिन कैनेडी की हत्या की गई। 22 नवंबर की सुबह कैनेडी अपने होटल से निकले। होटल के नीचे पार्किंग वाली जगह पर भीड़ इकट्ठा थी क्योंकि वो जहाँ पर भी जाते थे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ भी वो जाते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती। कैनेडी ने उस भीड़ को संबोधित किया। इसके बाद वो टेक्सास शहर की तरफ पहुँचे जहाँ एयरपोर्ट से उन्हें एक रैली को संबोधित करने के लिए जाना था। कमाल ये था कि कैनेडी ने एक खुली कार में बैठना तय किया। उनके साथ उनकी वाइफ और आगे वाली सीट पर उपराष्ट्रपति बैठे हुए थे। कैनेडी अपनी खुली गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से रैली वाली जगह पर जा रहे थे। इस पूरे रास्ते में करीब 2 लाख लोग कैनेडी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। घड़ी में दोपहर के 12 बज गए थे। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। 12:30 के करीब टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की बिल्डिंग के पास गाड़ी पहुंच गई थी। कैनेडी के चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी वाइफ भी खुश थी क्योंकि चारों ओर लोगों का हुजूम था और प्रचार के जिस मकसद से वो लोग यहाँ पर आए थे वो भी अब पूरा होता हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी सामने मौजूद उस बिल्डिंग की एक छठी मंजिल की एक खिड़की से एक गोली चली जो सीधा खुली कार में बैठे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गर्दन पर जा लगी। सब कुछ रुक गया, कुछ भी समझ नहीं आया था। बगल में बैठी जैकी अपने पति को संभाल रही थी। सुरक्षा गार्ड दौड़े हुए गाड़ी के पास आए और ये सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था। दूसरी गोली कैनेडी के सिर के पिछले हिस्से में लगी। एक गोली उपराष्ट्रपति जॉनसन के कंधे से लगकर गुजरी। जिस जगह कैनेडी को गोली लगी उससे कुछ मिनट की दूरी पर पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल भी था जहां राष्ट्रपति को ले जाया गया और अस्पताल के डॉक्टर ने दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति को मृत घोषित कर दिया। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर पहुंचते हैं कि आखिर कैनेडी को किसने और क्यों मारा। उस बिल्डिंग से गोली चलाने वाला शख्स ली हार्वे ओसवाल्ड था। 24 साल के ओसवाल्ड ने यूएस मरीन में काम किया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ओसवाल्ड यूएस मरीन का हिस्सा बने और जापान और फिलीपींस में ड्यूटी भी कर चुके थे। लेकिन ओसवाल्ड का मरीन वाला सफ़र इतना भी बेहतरीन नहीं रहा था क्योंकि एक बार वो साथी सैनिक से लड़ाई कर चुके थे और एक बार गलती से बंदूक चलाने की वजह से सस्पेंड हो चुके थे। तब की अमेरिकी रिपोर्ट और जॉन एफ कैनेडी की हत्या की जांच करने वाले वॉरेन कमीशन का यह कहना था कि ओसवाल्ड का झुकाव कम्युनिज्म की तरफ होने लगा था। वो लगातार ऐसे लोगों से मिलता था जो कम्युनिस्ट थे, जो ऐसी चीज़ें पढ़ता था और देखता और उसको सुनता था और उनका पालन करता था
जो पूरी तरह से कम्युनिज्म में लिप्त थे, और इन्हीं चीज़ों ने उसे इतना उत्तेजित कर दिया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के लिए तैयार हो गया। 22 नवंबर को ओसवाल्ड ने कैनेडी की हत्या की। उसके 2 दिन बाद जैक रूबी नाम के एक शख्स ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी, जो कैनेडी की हत्या से आहत था। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां ये मालूम चलेगा कि कैनेडी के वो ऐसे कौन से फैसले थे जो विवादों में थे और जिनकी वजह से हालात उनकी हत्या तक पहुंच गए थे। इसमें कुछ बातें ऐसी भी शामिल हैं जो कई तरह की थ्योरियां बताती हैं और विभिन्न साजिश का इशारा भी करती हैं। एक फैसला ये था कि कैनेडी ने क्यूबा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक असफल आक्रमण की स्वीकृति दी थी, जिसे बे ऑफ पिग्स कहा जाता था। यह अभियान बुरी तरह से विफल रहा और कैनेडी को इसके लिए काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद 1962 में कैनेडी ने सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइल स्थापित करने के जवाब में नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी, जिससे एक वैश्विक परमाणु युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगी। ये संकट 13 दिनों तक चला और अंत में वार्ता के जरिए हल हुआ, लेकिन इसने कैनेडी के विदेश नीति निर्णयों को विवादित बना दिया था। इनके अलावा भी नागरिक अधिकार आंदोलन, वियतनाम युद्ध में संलिप्तता, स्टील उद्योग में मूल्य वृद्धि और CIA को कमजोर करना शामिल रहा था। यही वो फैसले थे जिनकी वजह से कैनेडी लगातार विरोध भी झेल रहे थे और उनके खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही थी। और यही वो वजह थी कि तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद भी अमेरिका के एक युवा राष्ट्रपति की इस तरह सरेआम हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।